हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट में पिछले साल पूछे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी नोट करते रहें और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। अधिगम अक्षमता समानता किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए, खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधियों को ऐसी समस्याएं हैं। ऑप्शन बी, औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चों में। ऑप्शन सी, लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक। ऑप्शन डी, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अधिक। तो अधिगम अक्षमता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधियों को ऐसी समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अधिगम अक्षमता क्या है? एक ऐसा विकार है जो समझने, पढ़ने, लिखने और वर्तनी करने और तर्क करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कुछ अधिगम अक्षमताएं इस प्रकार हैं, जैसे डिसकैलकुलिया जो गणना संबंधी है, और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, और डिस्फेजिया जो है वो भाषा संबंधी विकार है। आज का अगला प्रश्न, एक बच्चा साकोवाज और न्यूक्लियर के बीच अंतर नहीं कर पाता है, वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? डिस्मॉर्फिया से, डिस्लेक्सिया से, एक शब्द अक्रम विकार से, या फिर डिस्लेक्समिया से। तो ये साकोवाज पढ़ता है तो ये पठन विकार से संबंधित है, जिसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, चिंतन के सूचना प्रसंस्करण मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से चरण अनुसरित करते के कहा जाता है? ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया निष्पादन। ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया चयन। और सी, पूर्व संस्करण। और डी, वर्गीकरण। इन चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो हम पहले क्या करते हैं, चिंतन में जो होता है सूचना प्रसंस्करण का मॉडल में पहला चरण जो है डाटा को वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में डाटा को पूर्व संशोधित करते हैं, और तीसरे चरण में प्रतिक्रिया चयन का निर्माण करते हैं, और चौथे चरण में प्रतिक्रिया का निष्पादन कर देते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण, पूर्व प्रसंस्करण और प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया का निष्पादन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अपने निर्णय में स्वतंत्रता, शिक्षकों में स्वतंत्र, या स्वभाव में अंतर्मुखी, या अपनी जरूरतों के बारे में अनिश्चय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रतिभाशाली छात्र जो हैं अपने निर्णयों में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषताएं क्या हैं? इनकी सोच जो है अपसारी चिंतन होती है, और ये स्वभाव में बहुत जिज्ञासु होते हैं। ये अपने निर्णय जो है स्वयं लेते हैं, और इनकी आईक्यू की बात करें तो 140 से अधिक होती है, और इनमें अमूर्त चिंतन का क्षमता अधिक होती है, जिससे कल्पना शक्ति और अधिक रचनात्मक होती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र अपने निर्णयों में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, आंशिक पुनर्बलन क्या है? सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी, सतत पुनर्बलन की तुलना में कम प्रभावी, वास्तविक कक्षाओं में लागू नहीं किया जा सकता, जानवरों को प्रशिक्षित करने में सबसे अच्छा कार्य है। तो आंशिक पुनर्बलन जो है वो सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आंशिक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जो किसी व्यक्ति को कभी कभी पुनर्बलन देते हैं और कभी कभी रहने भी देते हैं, तो इसे हम आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। और सतत पुनर्बलन की बात करें तो जब
जब व्यक्ति एक नया व्यवहार जो है सीख रहे होते हैं तो वो इसे तेजी से सीखते हैं, तब तक उन्हें प्रत्येक सही प्रतिक्रिया के लिए पुनर्वलन किया जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, अस्थिबाधिर बच्चों में के होने की संभावना होती है। किसकी संभावना ज़्यादा है? डिस्ग्राफिया की, डिस्थीमिया की, डिस्कैलकुलिया की या डिसलेक्सिया की? तो अस्थिबाधिर बच्चे जो हैं उनमें डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित विकार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है और डिस्थीमिया की बात करें तो यह मन स्थिति विकार है और डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी विकार है और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। और अस्थिबाधित बच्चों में इनकी क्या होती है? इनके शरीर में हानि की वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के मस्तिष्क या शरीर का कोई भाग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या ठीक से कार्य नहीं करता, जैसे कि दृष्टि हानि और या बौद्धिक अक्षमता या बाधिर दुर्बलता, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। और अस्थिबाधित बच्चों में डिस्ग्राफिया होने की क्या होती है? अत्यंत संभावना होती है। और यह केवल विकार नहीं है, यह बिगड़ा हुआ एक रूप है जो हस्तलेखन का है और जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, किशोर अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, अपने बारे में चिंता, बचपन में किए गए पापों के प्रति भय की भावना, आत्म साक्षात्कार की भावना। तो किशोर में जो है भावनात्मक विकास हो जाता है और इसे हम तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे भावनात्मक रूप से कमज़ोर भी होते हैं और वे अपने बारे में चिंता के अनुभव को करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपने बारे में चिंता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, किशोर अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में तृप्ति की भावना। एक क्वेश्चन हो गया है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कूदना, चलना, लेखन या चढ़ाई? तो सूक्ष्म गति कौशल ये छोटी गति को संदर्भित करता है, जैसे छोटी मांसपेशियां, हाथ की कलाई, उंगलियां, पैरों की उंगलियां आदि। और इसमें जो है ड्राइंग, राइटिंग और साइकिलिंग आदि आते हैं। और छोटी मांसपेशियों में लेखन, सिलाई, कढ़ाई की जाती है। तो लेखन, सिलाई, कढ़ाई की जाती है। और ग्रास मोटर में क्या होता है? जो बड़ी मछलियाँ होती है उसमें कूदना, चलना और चढ़ाई आती हैं। तो सूक्ष्म गति में क्या हो जाएगा? कूदना, चलना और चढ़ाई जो है ये बड़ी मसल्स में होती हैं, जिसे हम ग्रास मोटर स्किल कहते हैं। और लेखन जो है वो सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल में आ जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आज अगला प्रश्न, वाइगोस्की के सिद्धांत का तात्पर्य किस तात्पर्य है? तो बच्चा अपने से कम बुद्धि वाले बच्चों की संगति में सबसे अच्छा सीखेगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन सी एक दूसरे के प्रति अलग अलग कार्य। ऑप्शन डी प्रारंभिक स्पष्टीकरण के बाद कठिन प्रश्नों को हल करने में बच्चों का समर्थन न करना। तो वाइगोस्की एक क्या है? रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और इनके अनुसार जो है अधिगम तब होता है जब बच्चे और लोगों के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इन्होंने सामाजिक संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर दिया और इन्होंने MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा का कॉन्सेप्ट भी दिया है। और इन्होंने इसके फोल्डिंग यानी मचान या ढांचा जिसे हम कहते हैं अस्थायी सहयोग है। और ये इसके फोल्डिंग जो है वो शुरुआती में दी गई अस्थायी सहयोग कहते हैं। और ZPD का कॉन्सेप्ट भी वाइगोस्की ने ही दिया था, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरह से वाइगोस्की सिद्धांत का तात्पर्य है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है?
तो किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य विन्यास, रूपिम, स्वनिम या व्यवहार मूलक। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये क्या है? रूपिम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो उसे आप स्वनिम बताएंगे। आज का अगला प्रश्न, 16 साल के बच्चे ने एक बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक हासिल किए, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी 8, 14, 15 या 12। तो आपको फार्मूला पता होगा IQ का। IQ बराबर होता है मानसिक आयु गुणे अपान वास्तविक आयु गुणे 100। तो आप क्या करेंगे? इसकी जो है बुद्धिलब्धि परीक्षण 75 अंक है, तो 75 बराबर मानसिक आयु मेंटल एज अपान 16 इसकी वास्तविक आयु है गुणे 100। उसके बाद आप क्या करेंगे? 75 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और मानसिक आयु गुणे 100 पक्षांतर कर लेंगे, मानसिक आयु निकाल लेंगे। मेंटल एज बराबर क्या हो जाएगा? 75 एक सेकंड 75 गुणे 100 अपान 75 गुणे 16 अपान 100। इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, बुद्धिलब्धि स्कोर आमतौर पर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ सह संबंधित होते हैं, पूरी तरह से, उच्च रूप से या मध्यम रूप से या निम्न रूप से। तो बुद्धिलब्धि स्कोर आमतौर पर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ क्या होता है? उच्च रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उच्च स्तर जैसे 140 प्लस जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। 120 को हम प्रखर कहते हैं और 90 से 110 बुद्धिलब्धि वाले बालक को हम क्या कहते हैं? सामान्य बालक। आज का अगला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत का तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर सभी से है। विषयों को कई तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिगम का आकलन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। भावनात्मक बुद्धि IQ से संबंधित नहीं है। या फिर बुद्धि प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। इसका सही से जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भावनात्मक बुद्धि IQ से संबंधित नहीं है। हार्वर्ड गार्डन की बात करें तो इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग किया जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जैसे भाषाई बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, अतार्किक, गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि और शारीरिक गतिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि को इन्होंने बताया। आज का अगला प्रश्न, समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार द्वारा और दूसरे को एक गरीब परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। एक वर्ष के बाद निम्नलिखित में से किसके IQ के बारे में सबसे अधिक होने की संभावना है? तो ऑप्शन ए समृद्ध सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का गरीब परिवार के लड़के से अधिक अंक प्राप्त करेगा, दोनों बराबर अंक प्राप्त करेंगे, या गरीब परिवार का लड़का समृद्ध सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के से अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर IQ को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समान जुड़वा भाइयों में से एक सामाजिक अगर आर्थिक परिवार से है, दूसरा अगर गरीब परिवार ने गोद लिया है, तो उनके सामाजिक स्तर पर IQ का कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों एक तरह से सीखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज का अगला प्रश्न, अधिगम के लिए आकलन में
को छोड़कर निम्नलिखित सभी को ध्यान में रखा जाता है। अधिगम की शैली, छात्रों की क्षमता, छात्रों की आवश्यकता या छात्रों की क्या है त्रुटि। तो अधिगम की शैली को छोड़ के ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। इसे छोड़ के बाकी सबको इसकी क्षमता, जैसे इसकी क्षमता, इसकी आवश्यकता और इसमें क्या त्रुटियां रह गई हैं, इस त्रुटियों को दूर करने आप कैसे दूर कर सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। आज का अगला प्रश्न, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक प्रोत्साहन देगा? स्मृति, अनुशासन, स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता या प्रयोग करने की प्रवृत्ति। तो एक सशक्त विद्यालय में क्या होगा? शिक्षकों के गुण में सबसे अधिक प्रोत्साहन प्रतिस्पर्धात्मक जो योग्यता होगी वो प्रोत्साहन देगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और आज का अगला प्रश्न, गणित की शिक्षिका मोनिका राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह जल्दी से आगे बढ़ती है और मोहन से एक और प्रश्न पूछती है। मोहन उत्तर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह महसूस करने के बाद वह अपने प्रश्न उत्तर देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, वह राधिका को शर्मनाक स्थिति में न डालने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन 2, इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि राधिका प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन सी, अपने प्रश्न को लेकर थोड़ी घबराई हुई है। ऑप्शन डी, मोहन के पक्ष में भूमिकाओं की लैंगिक रूढ़िवादिता का समर्थन कर रही है। तो मोनिका क्या कर रही है? मोहन के पक्ष में भूमिकाओं और लैंगिक रूढ़िवादिता का समर्थन कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और लैंगिक रूढ़िवादिता का समर्थन कर रही है। और लेकिन एक शिक्षक को या शिक्षिका को कक्षा में पढ़ाते समय सभी बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। किसी भी एक पक्ष का समर्थन या रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहन के पक्ष में भूमिकाओं का लैंगिक रूढ़िवादिता का समर्थन कर रही है, जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। आज का अगला प्रश्न, किसी विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने की सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है? एक, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों से अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपाती व्यवहार का परासंज्ञान होना, पुरुष और महिलाओं शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना, या फिर विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने और इसे सख्ती से लागू करने के एक नियम का निर्माण करना। तो एक विद्यालय में लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए अब क्या करेंगे? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपाती व्यवहार का परासंज्ञान होना, इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक शिक्षक या शिक्षिका को लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए या लैंगिक पूर्वाग्रह को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? लिंग पक्षपाती व्यवहार का परासंज्ञान होना जरूरी है और किसी पक्ष पर किसी भी और झुका नहीं होना चाहिए। इस तरह इसका सही जवाब ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंचित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा? बच्चे को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये का भुगतान। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है। आवासीय विद्यालय खोलना। अगला ऑप्शन, बच्चों को विद्यालय नहीं जाने देना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध हो सकता है। ऑप्शन अगला, विद्यालय द्वारा नियोजित बाल संग्राहक को प्रतिदिन बच्चों को घर से लाना होगा। तो हम आपको बता दें, एक वंचित बच्चा जो है सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या पिछड़े वर्ग से जो बालक वंचित रह गया है, वह स्कूल या विद्यालय का लाभ नहीं ले पाता है, जिससे उसकी शिक्षा क्या होती है? वंचित रह जाती है। ऐसे बच्चों को आप क्या करेंगे कि आवासीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, आवासीय सुविधाएं प्रदान करें जिससे उसकी क्या होती है? वंचन, सामाजिक या आर्थिक या फिर जो भी जिस रूप से वह वंचित रह गया हो वो उससे दूर हो जाए, मतलब उसका जो वंचन है उससे दूर हो जाए। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आवासीय विद्यालय खोलना।
ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, सफल समावेशन के लिए क्या छोड़कर सभी आवश्यक हैं? क्षमता निर्माण, संवेदीकरण, अलगाव, माता पिता की भागीदारी। तो सफल समावेशन में क्षमता निर्माण, संवेदीकरण और माता पिता की भागीदारी, ये तीनों की आवश्यकता होती है। अलगाव का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलगाव, ऑप्शन नंबर 3। और आइए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के उन्नयन को उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करता है, वह शारीरिक श्रम के लिए सम्मान विकसित करता है, या फिर वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करता है, या फिर यह हाशिए के छात्रों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का पालन करता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो सुनिश्चित करता है कि जो शिक्षार्थी हैं उनका समग्र विकास हुआ है या नहीं। आपको समग्र विकास का मूल्यांकन जिसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सह संज्ञानात्मक क्षमता का आकलन करना चाहिए। और सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होते हैं उसमें सही बच्चों का जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का उद्देश्य शामिल करता है। और शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों के प्रदर्शन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उचित ठहराया गया है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, छात्रों के पोर्टफोलियो के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय क्या भरना है होना चाहिए? छात्रों बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेश, छात्रों समावेश, माता पिता समावेश। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, छात्रों का जो दैनिक जीवन में जो सभी गतिविधियां होती हैं उसे हम शामिल करते हैं। और छात्रों के पोर्टफोलियो में विषय वस्तु का चयन करते समय छात्रों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, न कि छात्रों का बहिष्करण, न अन्य शिक्षकों का समावेश, न माता पिता का समावेश। पोर्टफोलियो में क्या होता है, छात्रों का समावेश होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्रों में विभिन्न विषयों के क्षेत्र के विशेष विषयों के प्रति अरुचि विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। शिक्षकों को पाठों और गतिविधि के योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। छात्रों को कई संदर्भों में नए अर्जित ज्ञान का सामान्यीकरण करने और उसे लागू करने का अवसर दिया जाता है। या फिर पारंपरिक पाठ्यक्रम में संबोधित करने के लिए आवश्यक विषयों की बहुलता से शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना कम होती है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? अंतर विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ है कि अगर आप बच्चे को अवसर देंगे तो कुछ अच्छा कर पाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों के कई संदर्भों में नए अर्जित ज्ञान का सामान्यीकरण करने और उसे लागू करने का क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, एक शिक्षक निम्नलिखित किस विकल्प को छोड़कर सभी छात्रों के लिए समस्या हल करने का आनंद ले सकता है? खुली हुई सामग्री प्रदान करना, निःशुल्क खेलने के लिए समय प्रदान करना, या फिर रचनात्मक सोच के लिए अंतहीन अवसर प्रदान करना, या फिर छात्रों से पूर्णता की अपेक्षा करते हुए वे खुद की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? समस्या हल करने का आनंद जो है छात्रों में पूर्णता की अपेक्षा करते हुए वे खुद से क्या करना चाहिए, चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, शिक्षार्थी जो वर्धित ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता के लिए एक गंभीर इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें होता है निपुणता, उन्मुखीकरण,
प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण या फिर कार्य परिहार उन्मुखीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निपुणता उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। एक जो छात्र है अगर वो गंभीर रूप से क्या है अपनी इच्छा प्रदर्शित करता है तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने विषय में निपुण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण स्थापित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को क्या चाहिए? प्रत्येक बच्चे को सुबह की शुभकामनाएं देनी चाहिए। सकारात्मक वातावरण स्थापित करने शिक्षकों को प्रत्येक बच्चों को सुबह की शुभकामनाएं देनी चाहिए या फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर बच्चे के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए या उन्हें समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में क्या है, कहानी कथन विधि जो होती है वो बहुत अच्छा उदाहरण है और इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ऑप्शन आज का अगला प्रश्न, नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा प्रथम प्रसंग कौन सा होगा? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या सबसे अच्छा मित्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। पाठशाला जो है वो प्रथम पाठशाला मानी जाती है नर्सरी कक्षा की। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियों को बच्चे स्वयं सुधार कर सकते हैं। त्रुटियों को जो है बच्चे स्वयं सुधार कर सकते हैं, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए। या फिर यदि कोई शिक्षक कक्षा में सभी त्रुटियों को ठीक करने के सक्षम नहीं है तो वह इंगित करता है कि शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। या फिर शिक्षक को हर त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जाएगा। या फिर प्रत्येक त्रुटि को ठीक करने में जो है बहुत अधिक समय लगेगा और शिक्षक के लिए थकाऊ होगा। तो बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों का संबंध जो है बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, स्वयं सुधार कर सकते हैं, इसलिए एक शिक्षक को उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बच्चे जितनी त्रुटियां करेंगे उतने ही सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान दृष्टिकोण की पहचान है? समस्या कथन में एक निहित संकेत दिया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट, समस्या वास्तविक होती है या फिर आमतौर पर सही उत्तर पाने की एक विधि होती है या फिर समस्या केवल एक सिद्धांत पर क्या होता है, विषय पर आधारित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्या समाधान दृष्टिकोण की पहचान के लिए समस्या का कथन एक निहित संकेत दिया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि 30 क्वेश्चन में आपका कितने क्वेश्चन जो है सही हुए, और एक बार वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। आज के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।